नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने स्कूल आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था राजस्थान की सभ्यता के बारे में, राजस्थान का परिचय पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं। मुख्य रूप से इसके 4 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत। क्या क्या मान्यता है, कौन राजपूत उत्पत्ति किससे हुई है, उसकी अलग अलग मान्यता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले इन संघर्षों के परिणाम जो नए राजवंश उभरे हुए राजपूत राजवंश कहलाते थे। लेकिन इन नवीन राजवंशों का महत्व तो इसी पुरुष से होता है कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास है, इसलिए राजपूत काल कहते हैं। यानी राजपूतों का काल था वो राजपूत काल कहलाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार ईस्वीत ने लिखा है कि राजपूत अर्श की मूर्ति के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों की आधिपत्य तक इतनी प्रभावशाली हो गई कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। यानी कितनी शताब्दी से 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक को राजस्थान का युग कहा जाता है। अब कौन थे उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पहली मान्यता है वैदिक आर्यों की संतान। इस राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कुछ लोगों की मान्यता है कि वैदिक आर्यों की संतान है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद ने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राज्य की संतान मानते हैं। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी राजपूतों को भारतीय आर्यों को संतान मानते हैं। तो अब राजपूतों की उत्पत्ति किसी वैदिक आर्यों की संतान कौन कौन इसका मत का समर्थन करते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद थे। वे राजपूतों को भारतीय आर्यों की क्षत्रिय वर्ण में मानते हैं। लेकिन कुछ और हैं, उसके अलग अलग मान्यता देते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी जी कहते हैं कि इनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से ये प्रमाणित होता है कि आर्यों की संतान है। अब राजपूतों की प्रश्न आ जाता है बच्चों कि राजपूतों की उत्पत्ति के वैदिक आर्यों की संतान का मत किसने दिया? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद राजपूतों ने दिया था। अब अग्निपुण से उत्पत्ति बताई थी। कोई विद्वान था जिसने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से भी बताई है। तो अग्निकुंड के बारे में पढ़ते हैं। संत बरदाई एक अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का एक विद्वान कवि था। ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, उसने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। उस पुस्तक में उसने राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई थी। अग्निकुंड की उत्पत्ति का जो मान्यता दी है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, वो संत बरदाई ने दी थी अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। संत बरदाई ने लिखा है कि आबू पर्वत यानी सिरोही में यज्ञ करने पर विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस हड्डी, मांस और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इसे निपटने हेतु कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए थे। पहले 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, सालुकी और प्रत्यार कहलाए थे। ये 3 योद्धा उत्पन्न किए थे, किंतु लेकिन ये 3 योद्धा जब रक्षा करना असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने 4था योद्धा उत्पन्न किया जो पहले 3 योद्धा से ताकतवर हथियार से सुसज्जित है, जिसका नाम स्वाहन रखा। उसी से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। अग्निकुंड से उत्पत्ति किसने बताई थी? तो अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई थी संत बरदाई ने। यहाँ पर अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई थी संत बरदाई ने। संत बर एक दोबारा लिख देते हैं। दोबारा लिख देते हैं। राजपूत अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई थी संत बरदाई। किसने बताई थी? संत बरदाई।
संवर्धनी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई थी। किससे बताई थी? अग्निकुंड से। अब वो बताते हैं राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आयु की संतान किसने माना? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना था। और राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने बताई थी? संतवर्धनी बताई थी। किसने बताई थी? आपने इसने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम रखा था पृथ्वीराज रासो। क्या था? किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक किताब लिखी, उसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई थी। किससे बताई थी? अग्निकुंड से। अग्निकुंड से उत्पत्ति राजपूतों की किसने बताई थी? तो बताई थी संतवर्दाई ने। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी मान्यता है ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ विद्वान थे जिन्होंने राजपूत उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई थी। उसमें थे डॉक्टर D.R. भंडारक ने गुइल राजपूत की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई थी। डॉक्टर D.R. भंडारक थे जिन्होंने गुइल राजपूत यानी मेवाड़ के राजपूत उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई थी। इस राजपूतों की ब्राह्मण वंश होने के साक्षी रूप में डॉक्टर भंडारक ने बिजोलिया शिलालेख का प्रयोग किया था। और बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? बिजोलिया शिलालेख है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में है, जिसमें वासुदेव स्वान का उत्तराधिकारी सामंत का वत्स गोत्रीय बताया गया। डॉक्टर गोपीचंद शर्मा ने भी मेवाड़ की गुइलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण सवेदेव का वंशज बताया है। अब उसकी उत्पत्ति इससे भी बताते हैं। अब बस 3 मान्यता तो हो गई। एक तो राजपूतों की उत्पत्ति बताई थी वैदिक आर्यों की संतान, वो बताई श्री डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। दूसरी मान्यता थी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई, वो उत्पत्ति बताई थी पृथ्वीराज रासो का दरबारी कवि संतवर्धनी ने। तीसरी उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई थी, वो बताई थी C.V. भंडारक ने। और चौथी राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशियों की संतान मानते हैं। कुछ मान्यता है कि राजपूत विदेशी से हुई, वो बताई थी जेम्स टॉड ने। जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास लेखन जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीटियन जाति के वंशज हैं। टॉड ने अग्निकुंड की इस कहानी को स्वीकार करते हुए इस आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। उन्होंने विदेशी जाति को 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमण के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेता को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार कर पवित्र वर्ण व्यवस्था का क्षत्रिय वर्ण में ले लिया था। तो अब राजपूत उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मान्यता हो गई थी। कोई किसी से बनाता है, कोई किसी से बनाता है। तो यहाँ पर एक बार अब देख लेते हैं। अब बताते हैं कि राज उत्पत्ति वैदिक आर्य की संतान। वैदिक आर्य राजपूतों को वैदिक आर्य किसने बताया था? वैदिक आर्य बताया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। उसने राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्य से बताई थी। और दूसरी बताई थी अग्निकुंड से। अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई थी संतवर्दाई ने। संतवर्दाई ने राजपूत उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई थी ही। अब तीसरी किसने माना था? नागर ब्राह्मण से बताई थी। ये नागर ब्राह्मण से मानते हैं। और ये उत्पत्ति उस किसने बनाई थी? C.V. भंडारक। C.V. भंडारक
और चौथी मान्यता थी विदेशियों की संतान। विदेशियों की संतान बताई थी किसने? राजस्थान के इतिहास के पिता हैं जेम्स टॉड ने। किसने बताई थी? जेम्स टॉड ने। अब आगे बढ़ते हैं। 4 मान्यता है। अब हम पढ़ेंगे राजपूत के प्रमुख वंशों का परिचय। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय पढ़ेंगे। राजस्थान में मेवाड़ में, मारवाड़ में, हड़ौती में, जंगल में अलग अलग वंश हुए थे। उस वंशों को परिचय पढ़ेंगे। उसकी स्थापना किसने की, उसमें कौन कौन राजा हुए थे। तो पहला है गुइल वंश। इस वंश के प्रतापी शासक। इन्होंने शासन कहाँ पर किया था? इन्होंने शासन किया था मेवाड़ में। गुइल वंश ने शासन मेवाड़ में किया था। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुइल वंश ने मुख्य मेवाड़ में शासन किया था। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुइल के नाम से हुआ था। इन गुइल के नाम पर ही इनका नाम गुइल पड़ा था। अब आइए डॉक्टर गौरीशंकर ओझा का मानना है कि 567 ईस्वी में लगभग गुइल ने अपना शासन स्थापित किया। गुइल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ था। गुइल वंश की स्थापना किसने की थी? अब गुइल वंश की स्थापना 567 ईस्वी में गुइल ने ही की थी। गुइल नाम का एक राजा था, उसने गुइल वंश की स्थापना की थी। कहाँ की? मेवाड़ में। मेवाड़ में स्थापना की थी। उसके बाद गुइल के बाद बप्पा राजा बना था, बप्पा रावल। राजपरिस्थिति के अनुसार बप्पा ने 1737 में चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़गढ़ जीता था। उन्होंने 1737 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ के राजा मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। लेकिन कुछ किताबों में इसका 728 भी माना जाता है। ये दोनों ही मान्यताएं सही हैं। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने राजधानी नागदा बनाया। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी लकुलिश मंदिर का निर्माण किया था। एक लिंगजी गुइल वंश के कुल देवता थे। गुइल वंश के कुल देवता कौन थे? एक लिंगजी थे। अब बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा को कालभोज की उपाधि दी थी। वीर विनोद के रचनाकार एक लेखक था। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने बप्पा कहाँ की? बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था एक, यानी उसको मान्यता है, उसकी उपाधि दी हुई थी बप्पा को। बप्पा ने चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को वह सेवा में रखा था। जब चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण हमला हुआ तो उस मुकाबले चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उसे सिंध तक खदेड़ दिया। इतिहासकार सी वैद्य ने उसकी तुलना 60 में फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किए थे करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। बप्पा के बाद चित्तौड़ का मुखिया राजा जैतर सिंह बना था। ये प्रसिद्ध आदमी था और बहुत ताकतवर था। जैतर सिंह गुइल के ही इस वंशज जैतर सिंह ने परमार से चित्तौड़ सीरीज कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली की गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जैन से सूर्य के ग्रह मीरवर्धन में भी मिलता है। अब भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में भूताला का युद्ध हुआ। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ। किन के बीच हुआ था? तो भूताला का युद्ध भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में।
जैत्र सिंह और इस सुल्तान इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ था। और उसका वर्णन जैन सेन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था, अमीर मदमर्दन। उसने ग्रंथ लिखा था अमीर मदमर्दन, इसमें उसका वर्णन किया है। उसके बाद रतन सिंह बना था चित्तौड़गढ़ का राजा। ये एक बहुत प्रसिद्ध आदमी था। इसी के नेतृत्व में राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने पर। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारी उद्युक्त थी। रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात की मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह, उसकी सेनापति गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए। चित्तौड़गढ़ के पहले शाखे में रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। ये जोहर चित्तौड़ का पहला वह राजस्थान का दूसरा शाखा था। दूसरा शाखा हुआ था, कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। किन के बीच हुआ था? रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था? रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। इसमें रतन सिंह की हार हुई, अलाउद्दीन खिलजी जीते और उसको जीत कर चित्तौड़गढ़ का खिजरा खान अपने पुत्र को नाम रखकर और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। अब शाखा क्या होता है? जब राजपूतों में कोई भी राजा युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता था तो उसकी रानी उस महल में रहने वाली हजारों वीरांगनाओं के साथ सामूहिक जीवित अग्नि दाहन करती थी, मन अग्नि में कूद जाती थी। उसे शाखा कहते हैं। तो राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ था? राजस्थान का पहला शाखा हुआ था 1301 में। राजस्थान का पहला शाखा, ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा, राजस्थान का पहला शाखा 1301 में अमीर सुहान पराजित होने पर रणथंभौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। राजस्थान का पहला शाखा और चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा चित्तौड़गढ़ में हुआ था, लेकिन ये राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर में हुआ था। एक बात, ये रतन सिंह मेवाड़ राजवंश की गुइल वंश के अंतिम शासक था। उसको जैतर सिंह था। जैतर सिंह के पास ये गुइल वंश दो अलग शाखाओं में बांटा था। एक रावल शाखा था, एक सिसोदिया शाखा थी। तो उस रावल शाखा का अंतिम राजा रतन सिंह ही था। रतन सिंह के बाद रावल शाखा खत्म हो गई थी। उसके बाद अमीर बना था, वही उसने सिसोदिया होने के कारण उसने सिसोदिया शाखा को जन्म दिया। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार अमीर ने 1326 ईस्वी चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की पुनः स्थापना की थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गुइल वंश की पुनः स्थापना किसने की थी? राणा अमीर ने की थी। गुइल वंश की पुनः स्थापना अमीर ने की थी। ये अमीर सुहान नहीं, ये अमीर गुइल हैं। ये चित्तौड़गढ़ वाला अमीर हैं। वो अमीर सभी रणथंभौर का था, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ का अमीर हैं। सिसोदिया का जागीरदार होने के कारण ये सिसोदिया कहा जाने लगा। अमीर के दादा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्रों से अलाउद्दीन खिलजी की लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। अमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? अमीर को कहते हैं।
और राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमण में सिंह के समान की संज्ञा भी राणा कुंभा की कीर्ति स्तूप प्रस्तुति में दी गई। अब ये अमीर था। अमीर को क्या कहते हैं? एक तो कहते विषम घाटी, अमीर को उपाधि दी थी, एक तो दी थी मेवाड़ का उदाहरण। अमीर को क्या कहते थे? मेवाड़ का उदाहरण कहते थे। उदाहरक भी कहते थे। और दूसरा इसे विषम घाटी पंचानन कहते थे। दूसरी उपाधि थी दी इसे विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन भी से विषम घाटी पंचानन भी अमीर को कहते थे। इसी अमीर ने इस सिसोदिया शाखा का जन्म दिया, गुइल वंश की पुनः स्थापना की थी। अब था महाराणा लाखा। महाराणा लाखा 1382 ईस्वी में है मेवाड़ का शासक बना था। ये मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र सूडा के साथ होना था, लेकिन मगर परिस्थितियों से लाखा के साथ संपन्न हो गया था। देखो कितना कालकूट। अब महाराणा लाखा का पुत्र था, उसका नाम सूडा था। अब जोधपुर मारवाड़ के रणमल था, उसकी बहन हंसाबाई थी। उसका विवाह लाखा के पुत्र सूडा के साथ होना था, मगर वह महाराणा लाखा की बात हो गया था, यानी बेटे का विवाह बाप के साथ हो गया था। इस विवाह में एक शर्त रखी थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही वो राजा बनेगा, इसीलिए सूडा को अपने राज्य से वंचित होना पड़ा। इसलिए सूडा को राजस्थान का विष्णु पिता में भी कहते हैं। राजस्थान का विष्णु पिता में कहते हैं, सूडा को कहते हैं। सूडा को कहते हैं राजस्थान का विष्णु पिता में किसे कहते हैं? सूडा को कहते हैं। ये सूडा मेवाड़ वाला है। इस राजस्थान का पिता कहते हैं। क्योंकि कहते हैं इसके पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विवाह मंडोर के यानी मेवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई के साथ होना था, लेकिन इसका विवाह जब उसके पिता के साथ हो गया तो उसने अपने राजकुल में उसने शादी करना मना कर दिया और अपने पिता की शादी की, इसलिए इसे राजस्थान का विष्णु पिता में भी कहते हैं। ये लाखा था। लाखा के काल में उदयपुर में एक शीशे व चांदी के खाने निकली थी और उसी ने हुई और इसी के समय एक पिछोला झील का निर्माण कराया था उदयपुर में। राणा लाखा के काल में उदयपुर में बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया था। अब पिछोला झील कहाँ पर है? पिछोला झील उदयपुर में है। पिछोला झील उदयपुर में है, जो राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने झील बनाई थी। उसके बाद महाराणा मोखल राजा बना था। मोखल महाराणा लाखा वो हंसाबाई का पुत्र था, यानी जब उसका विवाह तो सूडा के साथ होना था, लेकिन वो लाखा के साथ संपन्न हो गया था। उसी हंसाबाई का पुत्र मोकल था, वो राजा बना था, इसलिए सूडा राजवंश से वंचित होना पड़ा उसे राज्यकाल से, इसलिए उसे राजस्थान का विष्णु पिता में भी कहते हैं। 1421 में जब मोकल शासक बना था, वो छोटा था, अल्पायु होने के कारण सूडा ने उसे संरक्षण के रूप में कार्य किया। लेकिन जब सूडा को लगा उसकी माता मोकल भाई उसमें सदे करते तो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1733 में मोकल में जिलवाड़ा व सासा मेहरा ने मेपा संवर साथ मिलकर हत्या कर दी थी। 1733 ईस्वी में मोकल की हत्या करती थी। मोकल 1733 मोकल की हत्या की थी। मोकल की हत्या की किसने की थी? हत्या जिलवाड़ा में सासा और मेहर अपने मेपा पवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। उसके बाद महाराणा कुंभा शासक बना। मोकल के बाद कुंभा एक संगीत राजा, दानवीर था, सबसे शक्तिशाली राजा था। मोकल के बाद उसका पुत्र कुंभा 1733 में मेवाड़ का शासक बना था।
उसने राठौड़ का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर मेवाड़ सामंत को विश्वास अर्जित किया था। कुंभा ने सीतोड़गढ़ कुंभलगढ़ शक्ति का केंद्र बनाया। 1737 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त किया और बंदी बना लिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अब विजय स्तंभ कुंभा ने बनाया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। बनाया कुंभा ने बनाया। कब बनाया था? ये 1740 से 1748 ईस्वी तक 1748 ईस्वी तक बना था। ये 120 फीट ऊंचा है। 120 फीट ऊंचा है। ये 9 मंजिला है। 9 मंजिला है और इसमें सभी हिंदू देवी देवताओं के चित्र है, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भारतीय इसमें सभी हिंदू देवी देवताओं के चित्र होने के कारण इसे भारतीय मूर्तिकला का विशेष कोश कहते हैं। मूर्तिकला विशेष कोश कहते हैं। ये 120 फीट ऊंचा है। 9 मंजिल है। ये महाराणा कुंभा ने बनाया था, जो 1740 से 1748 ईस्वी बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि 1737 ईस्वी में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को हराया था और उसी जीत के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ बनाया था और उसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहते हैं। कुंभा ने 1756 ईस्वी मालवा के मोहम्मद खिलजी एक बार हरा दिया। उसके 1737 में मालवा को हराया था, इसलिए विजय स्तंभ बने। फिर भी 1737 में खिलजी और गुजरात के कुतुब ऐबक की भी संपानेर की संधि हुई। संपानेर की संधि कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। संपानेर की संधि हुई थी 1756 में संपानेर की संधि हुई थी। किन के बीच हुई थी? मोहम्मद खिलजी, मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम मालवा महमूद खिलजी प्रथम वो गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच संपानेर की संधि हुई थी। इस दोनों ने तय किया हम दोनों साथ मिलकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हराकर अपना राज्य आपस में बांटेंगे। लेकिन महाराणा कुंभा के पास इतनी शक्ति थी न तो कोई उसे हरा सका था, इसीलिए उस दोनों की साथ सेना आई तो महाराणा प्रताप ने उसे धूल चटा दी थी। ऐसा माना जाता है कुंभा को 32 दुर्गों का निर्माण है, जिसमें सिरोही, असलगढ़, कुंभलगढ़ की प्रसिद्ध दुर्ग है। कविराज श्यामल दास ने कुंभा को मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण बताया था। कविराज श्यामल दास ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था वीर विनोद। कविराज श्यामल ने एक पुस्तक लिखी थी वीर विनोद। उसमें इस बताया गया, इसमें पूरा मेवाड़ का इतिहास है। इस पुस्तक में पूरा मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ का इतिहास पर्सनली ये किताब कापी है। मेवाड़ का इतिहास लिखा था। मेवाड़ का इतिहास है वीर विनोद ने, वीर विनोद लिखी थी कविराज श्यामल दास ने। उसने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण बताया था। कुंभाई विद्वान और विद्यानुरागी से कान्हा व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्मा से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति में रुचि रखता था। महाराणा कुंभा ने किताब लिखी थी संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूंड प्रबंध, इसकी रचित ग्रंथ हैं।
और कुंभा ने संधि शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रचनाकार पर टीका भी लिखी थी। अब ये टीका क्या होती हैं? टीका किसी रचना का रूपांतर यानी किसी ने पहली पुस्तक लिख दी थी उसी भाषा में या दूसरी भाषा में उसका वापिस रूपांतर करना, फोटोकॉपी करना, उसे टीका कहते हैं। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ परिस्थिति लिखी थी। उस पर उसका वो कीर्ति स्तंभ परिस्थिति थी वो कवि अत्रि और महेश ने लिखी थी। अब कुंभा को कई उपाधियां भी थी, महाराज, धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भर्ताचारी, हिंदू सुल्तान आदि विभूषित किया गया था। इतनी महाराणा प्रताप को उपाधियां थी। अब विषम घाटी पेंशन किसे कहते थे? विषम घाटी पेंशन विषम घाटी पेंशन कहते थे अमीर को कहते हैं मेवाड़ का उदारक भी अमीर को कहते हैं। लेकिन ये इतनी महाराज, धीरा, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भर्ताचारी, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्ध उपाधि की गई, ये सब उपाधियां थी। ये सब उपाधियां कुंभा को दी हुई थी। इतनी ही थी। ये मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा था। लेकिन बाद में किंतु अंतिम समय में कुंभा को कष्ट हुआ। उसके जीवन में अंतिम में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। उसके पुत्र उदा ने 1768 में कुंभा की हत्या कर दी। अब महाराणा मोकल बना था। मोकल की भी हत्या की थी 1733 में, और मोकल का पुत्र कुंभा बना था। कुंभा की भी हत्या कर दी थी। उसके बाद बना था कुंभा का पुत्र राणा सांगा बना था। राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। इसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह सारे सभी अपने पिता को उत्तराधिकारी के मानते थे। इसी संघर्ष के स्वभाव से राणा सांगा विजय रहे, मेवाड़ का शासक बना था। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। इतिहास में हिंदू पद नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना। एकमात्र राजा है जो हिंदू पद नाम से प्रसिद्ध है और सबसे सूरवीर, कुंभा से भी सबसे शक्तिशाली राजा था। कभी हारा नहीं था। ये राणा सांगा शक्तिशाली राजा था, इसलिए इसे हिंदू पद नाम से ये भी प्रसिद्ध है इतिहास में। इसके समय मालवा में सुल्तान नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। इसने बहुत युद्ध किए थे। (1517) में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इसने इब्राहिम लोदी को भी हराया था। खातौली का युद्ध हुआ था, तो वर्तमान में कोटा जिले में है। वो 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा था, जिसमें है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसके बाद सांगा की सेना बांडी के निकट धौलपुर में भी इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। उसने बांडी धौलपुर में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। 1517 ईस्वी में तो महाराणा सांगा ने खातौली यानी कोटा जिले में इब्राहिम लोदी खुद को हराया था। उसी के बाद बांडी धौलपुर में इब्राहिम लोदी की सेना को भी हराया था। इसी राणा की प्रतिष्ठा बन गई थी। उन्होंने 1526 में बाबर ने पानीपत के इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार किया था। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगा, उसके विरुद्ध कुछ किया। खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ। खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, मार्च 1527 में लड़ा था खानवा का युद्ध। मार्च 1527 में लड़ा था। महाराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा था। लेकिन उससे पहले 1 महीने पहले ही बयाना का युद्ध लड़ा था भरतपुर में, जो फरवरी 1527 में उसको बाबर की सेना को पराजित हुई थी, यानी महाराणा सांगा जीते थे। बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में, फरवरी 1527 में। उसमें महाराणा सांगा जीते थे, बाबर की सेना को हराया था। लेकिन 1 माह बाद ही 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। लेकिन इसमें पहली बार भारत में तोप खाने और तुगुबलाई यानी बम जो युद्ध पद्धति का कारण बाबर की विजय हुई थी। राणा सांगा युद्ध में घायल हुए, युद्ध के मैदान से दूर ले गए। वहां पर इसे 80 घाव लगे थे शरीर पर।
जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना सीतो लौटने इनकार कर लिया तो उसके सामने तो युद्ध नहीं करता। राणा सांगा को विष दे दिया कि इसके पूर्व 30 जनवरी 1528 को बसवा में दौसा में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में इसकी समाधि स्थल है। देखिए कितने सूरवीर थे, इसके 80 घाव शरीर पर लगे हुए थे, फिर भी अपनी युद्ध करना चाहते थे। लेकिन आखिर में उसके सामंतों ने जो उस पर गुस्सा करते थे या युद्ध नहीं करना चाहते थे, उसी ने इसके जहर देकर विष देकर उसकी हत्या कर दी थी। अब महाराणा सांगा कितने युद्ध लड़े थे, एक तो इब्राहिम लोदी को परास्त किया और एक तो इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया था और ब्याहना का युद्ध 1527 बाबर की सेना को परास्त किया। तीनों युद्ध में परास्त किया। चौथे युद्ध में खानवा युद्ध में आप हार गया था। उसके बाद उदय सिंह आया था। उदय सिंह जो अपने प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ में रानी पन्नाधाय ने अपने पुत्र संदन का बलिदान करके उदय सिंह को बसाया था। वही उदय सिंह है और महाराणा प्रताप के पिता थे। राजस्थान के इतिहास में महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र संदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बसाया था। उदय सिंह ने बसा कुंभलगढ़ किले में रखा था। 1527 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बनाया था। उदयपुर नगर बसा, उसकी राजधानी बसाई थी। अब उदयपुर वर्तमान उदयपुर जिला है, ये किसने बनाया था? उदयपुर मानी जिला है जो उदयपुर है, जो उदय सिंह ने बनाया था 1559। उदयपुर है जो 1559 में उदय सिंह ने बसाया था। उदय सिंह ने ही 1559 ईस्वी में उदयपुर बसाया। अपने नाम पर इसका नाम उदयपुर रखा था। अब जोधपुर ये बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार फिर जान लेते हैं। ये साना है जोधपुर को तो शब्देश 59 ने राव जोधा ने बसाया था। राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। अब बीकानेर शब्देश 88 में शब्देश 78 में राव बीकान ने बसाया था। बीकाने ये राव जोधा का बेटा था। ये तीन याद रखने। उदयपुर शहर 1559 ईस्वी में है उदय सिंह ने बसाया था। अपने नाम पर ही उदय सिंह नाम रखा। जोधपुर को 1559 ईस्वी में है राव जोधा ने बसाया था। इसका नाम अपने नाम पर जोधपुर रखा। और बीकानेर को राव जोधा का पुत्र बीकानेर 1578 में बसाया था। इसका नाम बीकानेर रखाया था, जो जंगल में प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा रतन सिंह के काल में 1303 में ईस्वी हुआ था। लेकिन चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1500 अक्टूबर नहीं, दूसरा शाखा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1550 में हुआ था। लेकिन चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा था वो 1567 में हुआ, उदय सिंह के काल में हुआ था। उदय सिंह ने किले की रक्षा बाद जयमल व फत्ता नामक दो सेना नायक पहाड़ी में चले गए थे। ये दोनों अकबर के ने जयमल वत्ता की वीरता होकर उसकी सवारी हाथी पर सवारी मूर्तियां लगाई थी। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा 1303 में हुआ था। रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। और दूसरा
दूसरा हुआ था 1550 में, और तीसरा हुआ था 1567 में उदय सिंह के काल में। जयमल व फतेह ये दो राठौड़ थे, और अकबर के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद महाराणा प्रताप शासक बने थे। महाराणा प्रताप उदय सिंह का पुत्र था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे थे। 1572 में मेवाड़ में उसका शासक बना था। महाराणा प्रताप उसी की वीर तरह के थे। उस मुगलों से संघर्ष करते हुए जंगलों में रहे थे, घास की रोटी खाई थी, राजमहलों में नहीं रहे थे। अकबर ने अपने महाराणा प्रताप समझौते हेतु 1572 से 1577 ईस्वी के मध्य 66 भेजे थे। जलाम खां, कौर सिंह, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल को नेतृत्व भेजे थे कि महाराणा प्रताप को कई अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इस राजपूत राजा ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आखिर में 1577 ईस्वी में अकबर मेवाड़ अभियान के हेतु अजमेर पहुंचा, और उसने मान सिंह जयपुर कथा को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किया था। ये प्रश्न आता है, मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, वो मेवाड़ अभियान का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। कब किया था? 1577 ईस्वी में किया था बच्चों। इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे मोबाइल पर से ओनली पर एक बार लेने से आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ऐसे याद नहीं होता है, आपको कुछ बदलना पड़ेगा। एक बार कहते हैं, हुक्मरानों ने फरमाया है कि नारों से बदलता है जमाना। हुक्मरानों ने फरमाया है कि नारों से बदलता है जमाना। सियासतदार कहते हैं कि सियासतें बदले तो बदलता है जमाना, लेकिन मिजाज है जान बदलने के लिए इसको कुछ काफ़ी नहीं होता। बदलने वाला खुद बदले तो बदलता है जमाना। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा ओनली फॉर। ये सुनने से कुछ नहीं होगा, रटना पड़ेगा, रात भर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये होता है। मेवाड़ अभियान का नेतृत्व 1577 ईस्वी में मान सिंह ने किया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध। फिर इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आपको पता है 18 जून कई पर्यावर 21 जून भी 21 जून, ये 18 जून भी देते हैं, कोई 21 जून भी देते हैं। 1577 को खमनौर के पास यानी राजसमंद में मुगल सेना में प्रताप का युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध होता है। ये युद्ध मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति अग्रिमदाता हकीम खान सूर पठान था। युद्ध में प्रताप की जीवन संकट में देखकर झालावीरा ने प्रताप को धारण कर दिया था। ये निर्णायक था, लेकिन इसका कोई फैसला हुआ ही नहीं था। ये युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1577 को हल्दी घाटी राजसमंद में लड़ा गया था। ये युद्ध महाराणा प्रताप व मुगल अकबर के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप का सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर पठान कर रहे थे, तो अकबर की सेना का नेतृत्व जयपुर के महाराजा मान सिंह कर रहे थे। युद्ध अनिर्णायक रहा था, इसमें कोई फैसला नहीं हुआ था। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा ने पहाड़ों में रहते हुए मुगलों को परेशान किया और धावे मारना शुरू कर दिया। यह है बस महाराणा प्रताप, आप जानते हैं। यह इसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है कुंभलगढ़? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। इसका जन्म हुआ था। इसका राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में हुआ था। 1520 में ये राजा बने थे, और 1572 की ठीक बाद ही उसके 4 वो उसके
समझौते अकबर से आए थे, जलाम खान कौर सिंह, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसीलिए 21 जून 1576 को खमनोर हल्दी घाटी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर पठान ने किया था और अकबर की सेना का नेतृत्व उसने किया था मान सिंह ने। ये युद्ध निर्णायक रहा था। अब्दुल फजल ने इस युद्ध को खामनौर का युद्ध कहा, बंदई ने गोकुंदा का युद्ध कहा, जेम्स टॉल ने इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। अब्दुल फजल ने इस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा था। ये खमनौर पास में स्थान था, इसलिए बंदई ने लेकर था उसने गोकुंदा का युद्ध कहा, अब जेम्स टॉल ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। उसके बाद 1582 इसमें दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुरमान सिंह ने तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खान को हिफाजत से परलोक पहुंचा दिया था। दिवेर की विजय के बाद पड़ोसी भागों में मारने पर अधिकार हो गया था, इसीलिए दिवेर को मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर को कहते हैं। राजस्थान की थर्मोपॉली हल्दी घाटी को कहते हैं। थर्मोपॉली राजस्थान की थर्मोपॉली किसे कहते हैं? तो हल्दी घाटी को कहते हैं। किसे कहते हैं? हल्दी घाटी को कहते हैं। लेकिन मेवाड़ का मैराथन या राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? तो दिवेर को कहते हैं। प्यारे बसो, दिवेर को कहते हैं। और ये दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में हुआ था। कब हुआ था? 1582 में। क्या हुआ था बसो? 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। किन के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने वह मुगल अधिकारी सुल्तान खान को पहले से ही उसे एक ही मार दिया था और महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, इसीलिए इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। उसके बाद राणा अमर सिंह राजा बना था। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बना था। शासक बनते ही उसने भी मुगलों का आक्रमण करना कर दिया, लेकिन 1613 ईस्वी जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। लेकिन उसके बाद महाराणा अमर सिंह ने कुछ सरदारों के दबाव में आकर मुगलों से संधि कर ली थी। सरदारों के दबाव में आकर अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से स्वीकृति दी। फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। ये विश्व प्रसिद्ध है, इतिहास प्रसिद्ध है कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? फरवरी 1615 में हुई थी मेवाड़ मुगल संधि। इसीलिए क्या हुआ था? सीतोड़पूर्ण मेवाड़ को लौटा दिया था, मगर मरम्मत नहीं की जा सकती नियम था। इसी प्रकार 90 वर्षों से चलते आए मेवाड़ मुगल अंत हुआ। महाराणा कुंभा थे, महाराणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, सभी ने मुगलों से डटकर मुकाबला किया था, अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन आखिर में अमर सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि कर दी थी फरवरी 1516 में, और इसीलिए मेवाड़ मुगल 90 वर्षों से चला आ रहा संघर्ष का अंत हो गया था। अमर सिंह इस कार्य से खुश नहीं था, लेकिन उसे दूसरे राजाओं के दबाव में आकर ये संधि करनी पड़ी थी। उसके बाद राज सिंह राजा बना था। राज सिंह ने शासन मंत्री चित्तौड़ का मरम्मत का निर्णय लिया, लेकिन वो मेवाड़ मुगल संधि 1615 के तहत उसको नहीं करा सकता था उस संधि के लिए, इसने उसे छोड़ दिया था। राज सिंह ने अकाल रात प्रबंध के उद्देश्य से गोमती नदी उदयपुर वर्तमान राजसमंद गोमती नदी राजसमंद के पानी को रोककर राजसमंद झील बनवाई। उस झील के उत्तरी किनारे पर 900 की नामक पाक राजपस्ती शिलालेख लगाया जो संस्कृत भाषा में लिखी थे। उन्हें शिला लगाया जो संस्कृत भाषा में लिखी थे। ये रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी ये संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख यानी पत्थर पर लिखा हुआ लेख शिलालेख कहलाता है। पत्थर पर लिखा हुआ लेख शिलालेख कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है तो ये राजपरस्ती है। कौन सी है? राजपरस्ती है, जो कहाँ है? जो संस्कृत भाषा में लिखी है। ये भाषा है संस्कृत भाषा। राजपरस्ती है
जो जो संस्कृत में लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी थी, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी रणछोड़ दास भट्ट। ये शिलालेख लिखा था रणछोड़ दास भट्ट। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो ये राजसमंद झील पर लगा हुआ राजप्रस्थी विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। किस भाषा में लिखा है? बस इस संस्कृत भाषा में लिखा है। किसने लिखा है? रणछोड़ दास भट्ट ने लिखा है। ये कितने? ये 25 काले संगमरमर पत्थर पर लिखा हुआ विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। अगले वीडियो में हम राजस्थान का मारवाड़ का राठौड़ वंश का इतिहास पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।